सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बारी बारी से बात करेंगे। पहले चरण में जब हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे संसद में जिस मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। घमासान इसलिए मचा हुआ है कि किसान आंदोलन भले ही स्थगित हो गया है, लेकिन उस किसान आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक बहुत ही बड़ा हादसा घटित हुआ था और उस हादसे में देश के गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे की संलिप्तता का मामला सामने आया था। टेनी के बेटे इस समय हिरासत में है। एसआईटी ने जो जांच प्रारंभिक स्तर पर की है, उसके नतीजे ने उस मामले में न केवल गृह राज्य मंत्री के बेटे की संलिप्तता को प्रमाणित किया है, बल्कि साथ ही साथ यह भी बताया है कि यह पूरा मामला अनायास नहीं हुआ, बल्कि सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था। नतीजा यह हुआ कि उस केस के अंतर्गत अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर न केवल शिकंजा और कस गया, बल्कि धाराएं भी बढ़ा दी गई। इरादतन हत्या के संदर्भ में, इरादतन हत्या के प्रयास के संदर्भ में धाराएं लग गई। अब विपक्ष इसको मुद्दा बनाकर गृह राज्य मंत्री के तुरंत इस्तीफे की मांग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी अजीबोगरीब स्थिति में फंसी हुई है। भाजपा का संकट इस संदर्भ में है कि एक तरफ उसके पास शुचिता, नैतिकता के संदर्भ में बड़े बड़े बोल हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के संदर्भ में पहले ही ये आरोप लगते हैं कि वह ब्राह्मण विरोधी है। अब ऐसे में एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा अजय मिश्रा अगर सरकार की जांच के चलते बर्खास्त हो जाते हैं तो भाजपा करेगी क्या? कहीं ना कहीं उलझन है। तो क्या चुनावी उलझन के चलते वो नैतिकता और शुचिता संबंधी सभी दावे कूड़ेदान में डाल दिए जाएंगे, या कोई इससे इतर कारण है जिसके चलते जिस भारतीय जनता पार्टी, जिस नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में यह माना जाता है कि मूल्यों के साथ समझौते की गुंजाइश नहीं है, वहां पर इस प्रकार का असमंजस क्यों है, समझने की कोशिश करेंगे। तीन खास मेहमान हमें समझाने के लिए इस मौके पर मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। लेकिन उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि समाज में प्रतिदिन जो अपराधों और दुष्कर्मों की संख्याएं बढ़ती चली जा रही है, उसका प्रधान कारण आज के युग की यही सहानुभूति रहित, संवेदना शून्य प्रवृत्तियां, विषम सामाजिक परिस्थितियां और सामूहिक भ्रष्टाचार है। इला चंद्र जोशी जो महान साहित्यकार रहे, उनके द्वारा यह विचार दिया गया। क्या अजय मिश्रा टेनी के मामले में भी यही कुछ हम घटित होते हुए नहीं देख रहे? विचार कीजिए और इसी आलोक में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं। समझने की कोशिश करेंगे। सदर जाफर जी हैं हमारे साथ में, कांग्रेस नेत्री हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत धर्मेंद्र सिंह जी से ही करते हैं और उनसे ही समझना चाहते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपराध और अपराधियों के संदर्भ में कोई किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाता है, उस भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय गृह राज्य मंत्री जो उस हादसे के दौरान बार बार टीवी चैनल पर चीख चीख कर बता रहे थे कि उसमें तो मेरा बेटा था ही नहीं, वो बेटा तो घटनास्थल पर भी नहीं था, वह बेटा तो मेरे साथ में था, इस प्रकार के बयान देने वाले अजय मिश्रा के बेटे के संदर्भ में आपकी सरकार के एसआईटी के द्वारा यह जांच रिपोर्ट दी गई है, जिसमें बताया गया है कि यह तो दुर्घटना थी ही नहीं, सब कुछ इरादतन था। तो इसके बाद में भी अजय मिश्रा जी को ससम्मान बनाए रखने के पीछे क्या मजबूरी, क्या विवशता है धर्मेंद्र जी, ये देश समझना चाहता है। आप कुशाग्र नेता हैं, थोड़ा समझाएंगे कि पार्टी क्या कारण है जिसके चलते अजय मिश्रा जी पे कार्रवाई करने से न केवल ठिठक रही है, न केवल बच रही है, बल्कि खुलेआम साथ देने के लिए मजबूर हो रही है। आदरणीय हिमांशु जी, आपके विचारों से हम सब लोग खुद सीखते हैं और आपके बहुत लंबे अनुभव हैं, हम लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। रही बात इस घटना की, लखीमपुर खीरी हिंसा की, उस समय जिस तरह से विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया था, हमने उस समय भी आपसे यही कहा था कि आप धैर्य रखिए। सरकार कानून व्यवस्था में विश्वास रखती है। आज की जो सरकार है, आज जो उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार है, वो किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देती है, चाहे वह कोई। तो उस समय लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि नहीं, यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और हो सकता है कि वो बचाएं। लेकिन हमने निष्पक्ष तरीके से, पूरी पारदर्शी तरीके से अब कानून को अपना काम करने दिया। और जब आज स्थिति यह आई है, तो इसमें तो एक नजीर है ये पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि जो केंद्रीय मंत्री हमारे हैं उनका पुत्र है
अगर वो अपराध में शामिल है, उसने कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया है, तो वो कानून से बचकर नहीं निकलेगा। तो ये तो नजीर है, इस पर तो सारे विपक्ष को हमारा साथ देना चाहिए। इस नजीर पर तो हम फिदा हैं धर्मेंद्र सिंह जी, बहुत विनम्रता के साथ बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं, लेकिन इस नजीर का क्या करें कि उनके सम्माननीय पिता, आपकी सरकार के वरिष्ठ मंत्री, गृह राज्य मंत्री देश के टेनी साहब स्वयं ये दलील उस समय दे रहे थे, टीवी चैनल पर वो बयान आज भी उपलब्ध हैं, जिसमें वो बता रहे थे कि मेरा बेटा तो था ही नहीं, मेरा बेटा तो मेरे साथ में था, घटनास्थल पर तो उसकी मौजूदगी नहीं थी। ये आरोप बेबुनियाद हैं। मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति की द्वारा झूठ बोला गया, ये आपकी सरकार की जांच रिपोर्ट बता रही है। क्या ऐसे झूठ बोलने वाले मंत्री के संदर्भ में कार्रवाई की अपेक्षा देश का विपक्ष कर रहा है? गलती कर रहा है, गुनाह कर रहा है, अपराध कर रहा है? देखिए, विपक्ष की स्थिति क्या है कि वह चित भी मेरी, पट भी मेरी, जी, कड़वा कड़वा थो, मीठा मीठा गप। जी, ये विपक्ष की जो नीति है, जो आज का विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बाकी दल हो, आज उनको इस बात पर भरोसा नहीं है। और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज देश का नेतृत्व ऐसे शख्सियत के हाथ में है जो पहले देश है, जो पहले समाज है, उसके प्रति उनकी चिंता है, लोक कल्याण की उनकी चिंता है। और किसान तो हमेशा से, आज आप देख सकते हैं कि कल अखिलेश यादव जी ने टिकैत साहब को ऑफर दिया है कि आप अगर लड़ना चाहें तो मेरी पार्टी से लड़ जाइए। हम उस समय भी कहते थे कि किसान भोले हैं, किसान इस देश के अन्नदाता हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग किया जाता है, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश होती है। तो बातें बहुत हैं। आज किसानों का जो सम्मान इस हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया है, हम सब उससे उत्साहित हैं और उल्लासित हैं कि किसानों का सम्मान, जो सम्मान किया उससे उत्साहित हैं, उल्लसित हैं। धर्मेंद्र सिंह जी ये कह रहे हैं, वो भूल जाना चाहते हैं कि उनकी पार्टी के जिम्मेदार मंत्री के बेटे ने उन्हीं किसानों को अपनी जीप से रौंद दिया, ऐसा उनकी सरकार की जांच रिपोर्ट बता रही है। पर दलील यही है भारतीय जनता पार्टी की कि कुल मिला के बेटे के संदर्भ में नतीजा है, जांच है, बेटे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पिता के संदर्भ में क्यों पीछे पड़े हुए हैं? कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की धर्मेंद्र सिंह समेत तमाम नेताओं की इस दलील से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बेटा का किया बेटा ही भुगतेगा, क्यों पिता के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों देश की सबसे बड़ी पंचायत को आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं? मैं जाऊंगा सदर जाफर जी के पास में, जब तब उनसे पूछूंगा राहुल गांधी इतने पीछे क्यों पड़े हैं। पर आपसे जानने में दिलचस्पी है, ये जो मासूमियत है अजय मिश्रा टेनी जी की, उस पर आप रीझते क्यों नहीं है? आप उसके खिलाफ क्यों रहना चाहते हैं? आपकी उनसे सहानुभूति क्यों नहीं है? एक तो बेचारे का बेटा जेल चला गया और अब आप उनकी कुर्सी भी खींच लेना चाहते हैं। क्यों ऐसा करना चाहते हैं कपिल जी? डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही मर्म स्पर्शी प्रश्न उठा दिया जी, और इस पर चिंतन करना पड़ेगा जी, कि कानून के तो आंख पर पट्टी बंधी हुई है जी, वो तो बेचारा किसी मासूम को देख नहीं पा रहा है। वो तो ये देखता है कि हमारे इस कानून के जो धारा है, इसमें जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, कामाबाई फुल स्टॉप, उसमें ये बैठता है, ये निरीह है कि नहीं है जी, या ये अपराधी है जी। अब मैं इस बात पे आता हूं कि एक बात याद कराना चाहिए जी, कि 25 सितंबर को अजय मिश्रा टेनी साहब ने एक भाषण किया जी, और उस भाषण में ये कहा कि भाई जो ये किसान आंदोलन में बैठे इन्हें तो मैं 5 मिनट में उठा दूंगा। जी, भाई आप तो जानते ही हो कि हम विधायक बनने से पहले क्या थे, हम सांसद बनने से पहले क्या थे और हम मंत्री बनने से पहले क्या थे। वो अपना आपराधिक इतिहास बता रहे थे, जिसमें एक हत्या का भी मामला उन पर है। जी, तो वो सारी चीजों को बता रहे थे और ललकार रहे थे, उकसा रहे थे। जी, उसी के अनुक्रम में उनके पुत्र के द्वारा धार गाड़ी, जो कि मंत्री जी के ही नाम पर रजिस्टर्ड है, जी, उन्हीं की पंजीकृत है, जिसका दायित्व तो उन्हीं को उठाना है, उन्हीं की गाड़ी है, और उस गाड़ी से ये हत्या की गई 5 लोगों की। उस समय भी ये बयान देते रहे कि हमारा लड़का वहां पे नहीं था। वो एलिबाई का थ्रू ले रहे थे, एलिबाई, अन्यत्र रहने का भी कथन कर रहे थे। तो मुझे आप बताइए, वो स्वयं अपने साथ कह रहे थे कि वो खड़े थे, वो हमारे साथ था, वो जो है वो जहां पर भाषण स्थल था वहां पर था, ये सारी चीजें कह रहे थे।
और आज रिपोर्ट आ गई कि भैया ये 304A का मामला नहीं है, ये 302 का मामला है। ये सेक्शन 34 समान आशय समान उद्देश्य का मामला है। ये 147 148 आईपीसी का मामला है। तो जब ये सारे मामले आपके सामने आ गए और जो एसआईटी है उसने आपकी जांच की और एसआईटी ने जांच फेयर की है, इसमें कोई हर्जा नहीं है कहने में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कर रही थी। क्योंकि रोज की रोज केस डायरी जो कटती है 161 की, वो उन तक जाती है, वो निगरानी होती है उनकी, वो विवेचना में कोई संदर्भित तो नहीं कर सकती है न्यायालय, लेकिन रोज की रोज अवलोकन करती है, उसकी निगरानी होती है। मैं इसलिए आपको इस चीज को कह रहा हूं कि इत्तेफाक से डॉक्टर साहब पहली बार आपके साथ अवसर मिला है, और मैं चूंकि एक लॉयर हूं और क्रिमिनल साइड देखता हूं, इसलिए आपको पूरे कामाबाई फुल स्टाफ मंत्री जी के पूरे आवरण को खींच के आपके सामने रख दूंगा कि कानून उनको किस नजरिए से देखता है। क्योंकि नजरिया कानून का होता है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल उनको किस नजरिए से देखते हैं या उनकी पार्टी देखती है, वो नजरिया नहीं तय करेगा, कानून किस नजरिया से देखता है। तो जब कॉन्ट्रीब्यूशन में अपराध हुआ और आप 154 सीआरपीसी के तहत नामजद हो गए, यानी पिताजी भी नामजद हैं, टेनी साहब भी माननीय वो नामजद हैं, 154 सीआरपीसी की जो एफआईआर है उसमें वो नामजद है, यानी संज्ञेय मामला, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट और अजमानती मामला, और फिर भी आप पद पर बने हुए हैं। और साथ में उन्होंने एक बात और कही थी डॉक्टर साहब, वो कहना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पुत्र की संलिप्तता होगी तो हम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देंगे। ये उन्होंने कहा था, ऑन एयर कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी बताए, ना तो वो कानून के आधार पर बच सकते हैं और ना वो नैतिकता के आधार पर बच सकते हैं। कपिल जी, मैं रोकना चाहता हूं आपको। आप तो लॉयर हैं, कानून वेत्ता हैं, विधिवेत्ता हैं। कानून के अंतर्गत पुलिस के द्वारा आरोप लगा देने से थोड़ी प्रमाणित हो गया। जब अदालत के द्वारा उन्हें दोषी सिद्ध कर दिया जाएगा तब नैतिकता की बात आप अजय मिश्रा जी से कीजिएगा। अभी तो पुलिस का मामला है, तो पुलिस के मामले में इतनी गुंजाइश तो आप अपने साथी के संदर्भ में छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? डॉक्टर साहब, मैं चूंकि विधि जान रहा हूं इसीलिए कह रहा हूं कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट जब 154 सीआरपीसी को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब प्रथम दृष्टया ये संज्ञेय मामला लगता है तो 154 में आता है, नहीं तो 155(2) होगा, एनसीआर हो जाएगा। तो प्रथम दृष्टया ये मामला लगता है। पुलिस अभिरक्षा में लेने से पहले जब विवेचना जितनी भी हुई होती है उसकी केस डायरी के साथ और सपुर्दगीनामा के साथ, लिखित तहरीरवादी के साथ जब प्रस्तुत किया जाता है तो वहां पर जज साहब बैठे होते हैं जो 14 साल की अभिरक्षा में न्यायिक लेते हैं। तो वो भी ये देखते हैं कि न्यायिक अभिरक्षा में लेने लायक केस है कि नहीं है। तो न्यायालय को भी जब लगता है कि प्रथम दृष्टया ये मामला है तभी वो लेते हैं और उनको अंदर भेजते हैं। तो कुल मिलाकर प्रथम दृष्टया जब दोषी पाए जा रहे हैं तो उसके बाद कानूनी आधार पर भी और नैतिक आधार पर भी दोनों लिहाज से अजय मिश्रा टेनी अपने पद पर बने क्यों हुए हैं, ये बात कपिल श्रीवास्तव समझ नहीं पा रहे। लेकिन हम सदफ जाफर जी के पास जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी, उनके प्रिय नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं वो एक बार सुनवाना भी चाहते हैं। एक बार सुनिए और फिर सदफ जाफर जी से पूछते हैं वो जो कह रहे हैं उसे करवाएंगे कैसे। इसमें कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, ये कोई रैंडम इवेंट नहीं था, कंस्पिरेसी था। और काफी ऑब्वियस है कि कंस्पिरेसी किसने की और कैसे की। हम डिस्कशन करना चाहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं, मगर सरकार नहीं करने दे रही है। वो तो हम दबाव डालेंगे तो होगा। कहा जा रहा है कि मंत्री इन्वॉल्व है, प्रधानमंत्री मंत्री को जानते हैं, उनके मंत्रिमंडल में हैं, मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। पर हम समझना चाहते हैं सदफ जाफर जी, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सांसदों का क्षेत्र, वहां से कांग्रेस की कुल 1 जमा सांसद, उत्तर प्रदेश 403 विधानसभा का प्रदेश, वहां पर कांग्रेस के कुल 7 एमएलए थे। अब उसमें से भी 3 या 4 कितने बच्चे हैं उस पर भी हमें पता नहीं है। इसके बावजूद भी राहुल गांधी कह रहे हैं इस मंत्री को जाना पड़ेगा और हम छोड़ेंगे नहीं। हम समझना ये चाहते हैं कि कैसे जाना पड़ेगा और कैसे छोड़ेंगे नहीं।
आपने शायद म्यूट का बटन दबा रखा है, उसे अनम्यूट कर देंगे, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। सदब जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने शायद म्यूट का बटन दबाया हुआ है। सदब जाफर जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम उनके पास दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। और धर्मेंद्र जी, आपसे समझना चाहते हैं, चीजें बहुत स्पष्ट दिख रही हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि आपका अजय मिश्रा के संदर्भ में इस प्रकार से खड़ा होना पार्टी का कहीं ना कहीं जनता के बीच में आपकी पार्टी की साख और विश्वसनीयता को सवालों के घेरे में ला रहा है? नेता इतनी जल्दी प्रभावित होने वाली नहीं है हिमांशु जी। देश जानता है हमारी नीति को, हमारी रीत को, हमारे सिद्धांत को, हमारे विचार को जी। और वह बिल्कुल पारदर्शी और ईमानदार। और समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी कपीश जी कह रहे हैं, तो मैं अगर वो मुहावरा कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा कि वो चले क्या हज को चले। तो ये सारे आप उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, चुनाव आ गया है जी। तो किस तरह से समाजवादी पार्टी सारे क्रिमिनल्स को पूर्वांचल से लेके पश्चिम उत्तर प्रदेश तक जी। जितने छठे छठे अपराधी हैं, आपके जी। पास रिपोर्ट आती होगी, जी। आपने देखा होगा कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने अखिलेश जी नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने अपने एक सहयोगी दल जिसको मिलाया है जी। ओम प्रकाश राजभर जी को भेजा कि आप जाओ बांदा जेल में, एक दूत बना के भेजा। जी। वो नैतिकता की बात करते हैं। जी। जिस क्या आप उनको क्या मानते हैं? मैं कपिल जी से अगर सवाल करूं को क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, अतीक अंसारी को क्या मानते हैं? आज जब ये लोग, तो ये नैतिकता की जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। और मैं समझता हूं कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व अत्यंत संवेदनशील है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है उस पर जरूर खरे उतरने की कोशिश करती रही है। एक बात मैं समझना चाहता हूं आपसे, आपकी दलीलों के संदर्भ में। ये सवाल इस बात का है कि आपके कपड़े चौराहे पे क्यों फट रहे हैं, तो क्या उसका उत्तर इस बात से संतोष का एहसास आपको कराता है कि देखिए पड़ोसी के कपड़े हमसे भी ज्यादा फटे हुए हैं? ये जानने में आपकी दिलचस्पी है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की, नैतिकता की, शराफत की, सदाशयता की जितनी बात करती थी, आप एक दलील भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ साझा नहीं कर रहे हैं कि अजय मिश्रा टेनी को मंत्री पद पर बनाए रखने के संदर्भ में क्या व्यवस्था है। क्या केवल यह व्यवस्था है कि कहीं ब्राह्मण और न रूठ जाएं? पहले ही निशाने पर है योगी आदित्यनाथ सरकार ब्राह्मण द्रोही के संदर्भ में आरोपों के, और अजय मिश्रा का इस्तीफा उसमें और सील बंद कर देगा। क्या यह भय फैसला लेने से रोक रहा है? कोई एक व्यक्ति में हम नहीं जानते कि पूरा समाज खड़ा है। हमारी रीति नीति की मैंने बात कही, आपको अगर ध्यान होगा तो जब कानपुर का विकरू कांड हुआ था तो बहुजन समाज पार्टी ने क्या रवैया अपनाया। अब एक अपराधी को, देवेंद्र मिश्रा भी सीओ थे जिनकी बेटी ने चीख चीख के कहा कि हमारे पिता की हत्या हुई, 8 लोगों की हत्या हुई, पुलिस कर्मियों की हत्या हुई। उस विकरू कांड को इन लोगों ने किस तरह से परोसा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने कहा कि नहीं एक ब्राह्मण, तो इनका घिनौना चेहरा समय समय पर आता है। अरे इनका चेहरा तो बिल्कुल घिनौना है, पर धर्मेंद्र सिंह जी आप अपने चेहरे पे लगी हुई कालिक के संदर्भ में कुछ तो बोलिए। आप नहीं बता पा रहे एक बार भी कि अजय मिश्रा जी को बनाए रखने की मजबूरी क्या है। पूरा देश इस बात में दिलचस्पी ले रहा है कि भाई इतने संगीन आरोप, इतने गंभीर आरोपों की जद में गृह राज्य मंत्री का परिवार है और फिर भी पार्टी इस संदर्भ में फैसला लेने के संदर्भ में ठिठक रही है। क्यों ठिठक नहीं रही है? अगर आज आप देश में इन लोगों के अगर कोई बेटे समाजवादी पार्टी के होते और बहुजन समाज पार्टी के बेटे होते, और अगर हम अपने बचपन की बात करें, कांग्रेस की एक नेत्री बैठी हुई है, जब पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के पुत्र होते थे, लोकपति त्रिपाठी जी अब दिवंगत हैं, मैं उनके स्मृतियों को नमन करता हूँ। बहुत सारा इतिहास अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं राजनीति के सारे इतिहास को जानता हूँ, सारे पहलुओं का जानता हूँ। और समाजवादी पार्टी, राजनारायण जी उस समय प्रतिपक्ष के नेता होते थे, और जब सदन में बहस हुई और कमलापति जी मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे पर आरोप लगा और सारा सदन स्तब्ध था।
लेकिन राजनारायण जी से पूछा था कमलापति जी ने कि आपके बेटे के खिलाफ अगर होता तो राजनारायण आप क्या करते? ये सदन के बाहर, सदन में अंदर बोला था। देखिए, यह देश बड़े विचारों से चलता है, बड़े दिल से चलता है, बड़ी मर्यादाओं से चलता है, जो मैंने सीखा है। आज की जो उसकी राजनीति विपक्ष कर कुल रहा मिला के बड़ा दिल रखिए, धर्मेंद्र सिंह जी ये बता रहे हैं। आशीष मिश्रा का किया धरा है, आशीष मिश्रा भुगते, उसकी सजा अजय मिश्रा को नहीं मिलनी चाहिए। इस दलील के साथ में धर्मेंद्र सिंह जी हैं। मैं सदफ जाफर जी से फिर से कोशिश करता हूं जुड़ने की और उनसे समझना चाहता हूं कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में जिस बदहाल स्थिति में है, उसके बाद भी दावा कर रहा है कि वो अजय मिश्रा जी का इस्तीफा करा लेगा, छोड़ेंगे नहीं, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। किस भरोसे से थे, इस जानने में दिलचस्पी है। जी सदफ जी। सदफ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही? संपर्क हो नहीं पा रहा, शायद इसी के कारण से कांग्रेस के संदर्भ में भी हमें सही समय पे जवाब मिलते नहीं है। लेकिन मैं वापस कबीर श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी इतनी दमदारी से बोल रहे हैं, किस आधार पर बोल रहे हैं? कबीर जी, आप समझ पा रहे हैं? नहीं, बात इस चीज की है कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है जी, तो ये नहीं देखा जा सकता है कि किस पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में कितना है या कहीं और देश के कोने में कितना है। कांग्रेस भी जो है वो इसी देश की पार्टी है और विभिन्न प्रांतों में उसकी सरकारें भी हैं और रही हैं मुसलसल। उन्होंने, उनकी सरकारों ने देश को चलाया है। तो जिम्मेदारी पूर्वक एक, वो चूंकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं तो वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं और उनकी बात में दम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जब 120(b) सेक्शन 34 के साथ 302 कंप्लायंस करेंगे आप, तो उसमें तो 120(b) के षड्यंत्र और समान आशय उद्देश्य जो इन्होंने ललकारा था, जो इन्होंने उसके लिए प्रोग्राम एक खाका खींचा, तो उसके तहत ये खुद भी मुख्य अभियुक्त के साथ सह अभियुक्त है, क्योंकि ये नेम्ड है FIR में। तो कभी जी, मैं आपसे थोड़ा राजनीतिक बात समझना चाहता हूं। आपने ये कानूनी बात तो हमें पहले भी बता दी, मैं समझना ये चाहता हूं कि क्या ऐसी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात हैं जिसके चलते अजय मिश्रा उर्फ टेनी आज भी देश के सम्माननीय गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं? क्या कपिल श्रीवास्तव, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को नजदीकी से समझते हैं, इस पर कोई रोशनी दे सकते हैं? क्या कारण है कि धर्मेंद्र सिंह जी को तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी उनके बचाव में दलीलें देनी पड़ रही हैं? आपका इतिहास, प्रदेश का इतिहास हमको बताना पड़ रहा है। आप समझ पा रहे हैं कपिल जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। देखिए, कानूनन तो मैंने आपको सारी चीजें कह दी थी, लेकिन एक चीज मैं ये कह रहा हूं, जिस राजनीतिक कारण से आप सोच रहे हैं कि ये हटा नहीं रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि जो ये ब्राह्मण विरोधी छवि लेकर के आए हुए हैं और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से क्षत्रियवाद में लिप्त रहे हैं, तो ये किसी से छुपा नहीं है। देवमणि द्विवेदी जी से लेकर के और हरदोई के विधायक जो हैं, इन्होंने गंभीर आरोप योगी आदित्यनाथ जी पे लगाए और 200 विधायकों को लेकर के बकायदा विधानसभा का घेराव किया था और 80 ऐसे लोगों की लिस्ट दी थी जिसमें गंभीर किस्म के प्रकृति के लोग थे, जिसमें इनके एक भाई को भी शामिल किया हुआ है, बनारस के वो बड़े माफिया हैं जी। तो मैं एक बात कह रहा हूं और धनंजय सिंह पीछे से छूट जाते हैं, पता नहीं चलता कि कब जेल की किस गलियों से निकल गए, किसने निकाल दिया, कहां चले गए। तो इस तरह के बृजभूषण सिंह हैं और भी तमाम हैं, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बहुत बड़े लोग हैं उसमें। तो उन पर ये कभी बुलडोजर नहीं चलाते हैं, लेकिन इनका बुलडोजर जो है जहां चलना चाहिए वहां पर नहीं चलता, जहां नहीं चलना चाहिए वहां चलता है। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि देखिए, बिकरू कांड में दुबे जी के जो दुबे मारे गए, वो तो एक चीज आधार ये बनता है कि भैया आप न्यायालय पे भरोसा करो, कानून पे भरोसा करो। एक दूसरी बात थी, उसमें जो एक नवविवाहिता लड़की थी, वो भी 3 दिन विदा होकर के आई थी, आपने उसको जेल में रखा हुआ है। तो क्यों नहीं, अगर ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा, क्या हिरण्यकश्यप की जो सजा है वो प्रहलाद को दे दी जाएगी? ये तो नहीं हो सकता है। और यहां टेनी का मामला दूसरा है। टेनी तो खुद ही हिरण्यकश्यप है, पुत्र भी हिरण्यकश्यप है। यहां प्रहलाद की बात नहीं है, क्योंकि उसी मुकदमे में वो नेम्ड हैं और उनके उकसावे का पूरा वीडियो है। तो इस चीज को, बहुत सीधी सी बात है जो मैं सामने रखना चाह रहा हूं। तो ये ब्राह्मण पहले से नाराज हैं, तो
तो कहीं और ना नाराज हो जाएं। एक तो ये बात है, और दूसरी एक चीज और जी। है, जैसा व्यक्ति होता है वैसे ही संगत लेके चलता है। तो आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी जो हैं, वो भी उन पे इस तरह के केसेस रहे हैं, तड़ीपार भी वो रहे हैं पूर्व में, और तमाम इस तरह के लोगों से उनका वास्ता सरोकार रहा है। योगी आदित्यनाथ जी खुद ही 302 307 के मुल्जिम में पचरुकिया कांड में। तो ऐसे लोगों को महिमा मंडित करके मुख्यमंत्री बनाया गया है आजाद भारत के 70 साल के इतिहास में। तो इनके पास सब छवि के लोगों की कमी है, और ये लोहे से लोहा काटना चाहते हैं, ये अपराधी से अपराधी लोहे से लोहा काटना चाहते हैं, ये कहना कपिल श्रीवास्तव जी का। मैं आखिरी बातचीत के लिए धर्मेंद्र सिंह जी के पास रुख करता हूं। सदर जाफर जी से हमने जुड़ने की काफी कोशिश की, पर तकनीकी कारणों से हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनसे समझना चाहते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता है कि अजय मिश्रा टेनी का मंत्रिमंडल में बनाए रखकर आपने अपना नैतिकता के प्रति, शुचिता के प्रति और पार्टी विद डिफरेंस वाली जो छवि को इतने सालों में अर्जित किया था, उसके साथ समझौता करने का रास्ता अख्तियार कर लिया है? आखिरी सवाल इस कार्यक्रम का। देखिए, हम बार बार डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम अपने सिद्धांत पर चलते हैं, अपने मूल्यों पर चलते हैं, अपने विचारों के साथ चलते हैं। हमारा शीर्ष नेतृत्व, हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार अत्यंत संवेदनशील है। जनता के प्रति वह अपनी जवाबदेही बखूबी समझती है और वह उचित समय पर उचित निर्णय लेने का प्रयास करे। तो उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। तो अजय मिश्रा के संदर्भ में तात्कालिक रूप से समय उचित नहीं है उचित निर्णय लेने का, ऐसा कुल मिला के बातचीत का बर्म निकल कर आ रहा है। लेकिन इतना तय है कि अजय मिश्रा के मसले पर भारतीय जनता पार्टी का यह असमंजस अपने आप में उन लोगों को निराश करता है जिन्होंने इस पार्टी को बड़ी उम्मीदों के साथ इस मुकाम तक पहुंचाया है। क्या पार्टी के कर्ता धर्ता इस बात को महसूस कर पा रहे हैं? इसे जानने में देश की दिलचस्पी है। लेकिन आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद एक चर्चित विषय की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे, पर ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब एक बहुत ही गंभीर मसले पर बात करेंगे। देश की सरकार ने अपनी कैबिनेट के तहत फैसला लिया है जिसके तहत महिलाओं की विवाह के संदर्भ में उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के संदर्भ में कदम उठाने जा रही है। क्या यह फैसला समाज, महिला और देश तीनों के हित में है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।